हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अप टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, वो है बोर मॉडल। तो चलिए बोर मॉडल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोर मॉडल जो है, बोर ने अपने मॉडल में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता है। इसने क्या बोला बोर ने। Now this fixed circular path are known as energy level। उसी फिक्स सर्कुलर पाथ को उसने क्या बोला, एनर्जी लेवल बोला। एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट। क्लियर। नाउ एनर्जी ऑफ ईच सेल इज फिक्स, दिस इज कॉल्ड क्वांटिजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटिजेशन मतलब एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है हर सेल का, इसने ये बताया। क्वांटिजेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब और इमिट एनर्जी only when it jump from one to another orbit। अगर एक ऑर्बिट से इसको जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो, या फिर दूसरे से पहले में जाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उतना एनर्जी एब्सॉर्ब या इमिट करना पड़ेगा। हाँ ना। उसके बाद इसने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज एंड इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, NH अपॉन 2 पाई के बराबर इसने बोला। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, mvr। तो mvr इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई, वेयर n क्या है, n इज सेल बोले या एनर्जी लेवल बोले, वो क्या है n। नेक्स्ट अगर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, वहां पे जो n की वैल्यू थी, n हमारा क्या होना चाहिए, n इक्वल टू 1 2 3, दैट इज हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। n की वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा अकॉर्डिंग टू बोर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में भी, इसमें कौन सा होगा, मतलब कौन सा एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। हम इन सबको पुट कर देंगे। ये एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू दे रखा है, इसको हमको एंगुलर मोमेंटम के बराबर पुट करना है। इफ n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आ गया मतलब ये पॉसिबल है, अगर फ्रैक्शनल में आ गया मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट में देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, दिस एंगुलर मोमेंटम इज पॉसिबल और नॉट। तो देखते हैं, हमको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितना दे रखा है, h अपॉन पाई। इसको किसके बराबर पुट करेंगे, NH अपॉन 2 पाई के। तो यार पाई से पाई कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इज ए होल नंबर, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम हमारा पॉसिबल है। नेक्स्ट में देखेंगे ये पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसको हमको किसके बराबर पुट करना पड़ेगा, NH अपॉन 2 पाई। तो क्या वैल्यू दे रखी है एंगुलर मोमेंटम के, 2h अपॉन पाई इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। क्लियर। पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 into 2 दैट इज 4 इज आल्सो a नेचुरल नंबर, मींस दिस एंगुलर मोमेंटम आल्सो पॉसिबल। नाउ सी हियर, अगर इसको पुट करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बराबर, तो 2.5 h अपॉन पाई इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। हियर पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 5। 5 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, मींस ये भी एंगुलर मोमेंटम अपना पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं h अपॉन पाई, h अपॉन 4 पाई के। तो h अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, NH अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, वैल्यू ऑफ n विल बी 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 ये किस में आ गया, डेसिमल में, डेसिमल या फ्रैक्शनल में। तो ये क्या होगा हमारा, पॉसिबल नहीं होगा, दिस विल बी नॉट पॉसिबल। नाउ अनदर एग्जांपल देखते हैं, ये वाला 3.5 h अपॉन 2 पाई, ये पॉसिबल होगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, 3.5 h अपॉन 2 पाई दे रखा ना, इसको हमको किसके बराबर पुट करना पड़ेगा, NH अपॉन 2 पाई के। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5। 3.5 इज आल्सो इन फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल वाला जो है n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो है बोर ने और क्या क्या एटम के बारे में निकाल करके दिया। तो एनर्जी बताई उसने, रेडियस बताया, वेलोसिटी बताया, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट सेल में। तो कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो पहले हम जो है इसका क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला देखेंगे, रेडियस हम जो है एंगुलर मोमेंटम को बराबर करके निकालते हैं। फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है रेडियस का, रेडियस का फॉर्मूला आता है R इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे
हमारा 4 जो है क्या है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, के की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 9 into 10 की पावर 9, एंड जेड क्या एंड एच की वैल्यू, एच इज आल्सो प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.6 10 की पावर -34 ये भी कांस्टेंट होती है। ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 ये भी कांस्टेंट होती है। तो इन सब की वैल्यू हम जो है अगर पुट कर दें, इन सब की वैल्यू पुट कर दें, और यहाँ पे Z जो है अलग अलग एटम का अलग अलग Z होता है, तो Z फिक्स नहीं होता, और अलग अलग सेल में अलग अलग N की वैल्यू आती है, N की वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो हमारा R की जो वैल्यू आती है 0.529 N स्क्वायर अपॉन Z, ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉन में। क्लियर? तो चलिए ये हमको फाइनली फॉर्मूला आ गया रेडियस का, क्या, R इक्वल टू 0.529 N स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉन। तो चलो अब हम इसको जो है क्वेश्चन आता है कैसे, यहाँ से क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। R इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, 0.529 N स्क्वायर अपॉन Z। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, कितना आ जाएगा 0.529, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 1, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी R की 0.529 एंगस्ट्रॉन। दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। नाउ अगर हम देखते हैं केस सेकंड देखते हैं कि रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अभी पढ़ाया था ना कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना आ गया था हमें, 0.529 एंगस्ट्रॉन। अब हम देखेंगे किसी भी ऑर्बिट का, मतलब ये मान के चलो दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, इसके फर्स्ट ऑर्बिट का भी हमने निकाल लिया 0.529 अब इसमें सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, बहुत सारी ऑर्बिट होगी ना, तो अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू RH। RH इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था, 0.529 N स्क्वायर अपॉन Z। N स्क्वायर अपॉन Z की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा रेडियस आ जाएगा। और केस 3 कैसे आएगा, रेशियो अगर निकालने के लिए बोलेगा, अगर जब भी रेशियो निकालने के लिए बोलता है तो हम वेरिएबल चीज को लेते हैं, कांस्टेंट वाला टर्म जो है रेशियो में कट पिट करके चला जाता है। हाँ, तो रेशियो निकालेंगे तो R किसके प्रोपोर्शनल आएगा, N स्क्वायर अपॉन Z के। क्लियर? फॉर सेम एटम, अगर एटम हमारा सेम है, इफ एटम आर सेम देन दैट मींस उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम मतलब Z क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस केस में R Z के प्रोपोर्शनल नहीं होगा ना, बिकॉज Z इज कांस्टेंट। R किसके प्रोपोर्शनल होगा, N स्क्वायर के। अगर हमारा सेम ऑर्बिट है, एटम डिफरेंट है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, फॉर सेम सेल मतलब N की वैल्यू सेम है हमारी, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z आ जाएगा, N कांस्टेंट हो जाएगा उस केस में। हाँ, तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। हाँ, चाहे नीट हो या बोर्ड हो, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है या JEE मेंस में। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ R1 R2 एंड R3। हाइड्रोजन एटम उसने दे दिया ना, हाइड्रोजन एटम मतलब एक एटम फिक्स कर दिया, मतलब Z की वैल्यू फिक्स कर दिया। R हमारा किसके प्रोपोर्शनल आएगा, इस क्वेश्चन में R हमारा किसके प्रोपोर्शनल आएगा, N स्क्वायर के। N स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा ना, बिकॉज Z इज फिक्स्ड। तो R1 is to R2 is to R3, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, N1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज टू N2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज टू N3 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 इज टू 2 का स्क्वायर 4 इज टू 3 का स्क्वायर 9। R1 इज टू R2 इज टू R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इज टू 4 इज टू 9। दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में सारा फाइंड रेशियो ऑफ R1He प्लस R1 हीलियम प्लस 2। R1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है। इन सब में फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट सेम है ना, फर्स्ट ऑर्बिट सारे के सेम ऑर्बिट की बात कर रहा है, मतलब सारे में ऑर्बिट सेम है। अगर ऑर्बिट सेम है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहा है, यहाँ हीलियम यहाँ पे लिथियम, तो Z यहाँ पे सबका क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे R किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। तो अब देखेंगे हम R1 हाइड्रोजन का इज टू R1 हीलियम प्लस इज टू R1 लिथियम प्लस 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन Z1। हाइड्रोजन का Z कितना होता है, 1 इज टू 1 अपॉन Z ऑफ हीलियम इज 2 इज टू 1 अपॉन Z ऑफ लिथियम इज 3। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि नीचे वाला जो भी होता है उसका एलसीएम लेते हैं। नीचे का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 या फिर पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जो एलसीएम आता है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो।
इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6:3:2. दिस विल बी द आंसर. क्लियर. नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कंजुगेटिव ऑर्बिट. मतलब दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा. फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट एंड दिस इज थर्ड ऑर्बिट. तो इन दो ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. अभी हमने क्या पढ़ा कि ये ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा एंड ये रेडियस कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा. अब हम इस फॉर्मूले से क्या पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच का रेडियस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. तो ये कैसे निकालते हैं. तो फॉर एग्जांपल इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब उससे भी कर सकते हैं तुम, दो ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, उसको माइनस करके निकाल सकते हैं. लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, Rn2 minus Rn1 is equal to RH(n2) square minus n1 square upon z. This is the formula, direct formula to calculate difference between two orbit. तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं. Find the difference between radius of hydrogen of R4 and R3. R4 and R3 के बीच का हमको, ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड. इसके बाद क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिट. तो इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना, कितना होगा, ये इक्वल टू कितना होगा. तो इसको कैसे निकालते देखो R4 minus R3 is equal to RH n2 square minus n1 square upon z. z की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन बोला ना, हाइड्रोजन में z की वैल्यू 1 होती है. तो चलो ये कितना आ जाएगा, RH 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9. तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7 RH के बराबर, 7 RH. RH वी नो 7 into 0.529 एंगस्ट्रॉन. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट. क्लियर. नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, नेक्स्ट आता है, ये था रेडियस. रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है वेलोसिटी. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो है वो क्या करता है, स्टैटिक तो होता नहीं, रुका हुआ तो नहीं, वो क्या होता है, इस तरह से घूमता रहता है, घूमता रहता ना. तो उसकी वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से वो घूमता है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आता है. क्या, वो भी निकालते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम वगैरह को पुट करके हमारा फाइनली आंसर जो आता है वेलोसिटी का, वो कितना होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 into 10 की पावर 6 z upon n, where z क्या है, z is atomic number and n is cell number या ऑर्बिट नंबर. चलिए अब चलिए अगर हम एक रिलेशन देखें कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 की पावर 8. इन दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं तो कितना आता है 2.18 into 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 1/137. तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 1/137 into स्पीड ऑफ लाइट. मतलब स्पीड ऑफ लाइट से 1/137 टाइम्स कम है किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी. या ऐसे भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर है कितना 137 टाइम्स एज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती है. स्पीड ऑफ लाइट एज वी नो इट इज द मैक्सिमम स्पीड वी हैव नॉन. हाँ, अभी तक जितना भी स्पीड नॉन है उसमें सबसे ज्यादा किसकी स्पीड माना जाता है अभी तक, स्पीड ऑफ लाइट की. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है देखते हैं. फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. इट इज वेरी सिंपल. अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है तो क्या कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू 2.18 into 10 की पावर 6. हाइड्रोजन एटम बोला है ना, हाइड्रोजन एटम, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट बोला है तो n की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.18 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. नेक्स्ट अगर देखेंगे इसका रेशियो कैसे पूछता है, v1:v2:v3, इसका रेशियो हाइड्रोजन एटम में क्या आ जाएगा. तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हाइड्रोजन एटम बोला है मतलब z क्या है हमारा सेम. हाइड्रोजन एटम में एक ही एटम है, उसका z क्या होगा, सेम होगा. लेकिन v1 v2 v3 का मतलब फर्स्ट सेल में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सेकेंड में कितनी होगी एंड थर्ड में कितनी होगी. तो चलिए आइए देखते हैं. तो यहां से v प्रोपोर्शनल तो हम लिख सकते हैं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होगा. v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बिकॉज z हमारा क्या आ गया, हाइड्रोजन के केस में कांस्टेंट, हाइड्रोजन फिक्स कर दिया ना तो z कांस्टेंट, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. तो यहां से हम क्या निकालेंगे v1:v2:v3, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/n1:1/n2:1/n3. तो n1 मतलब 1/1:1/1/2:1/3. दिस इज द
रेशियो ऑफ वेलोसिटी। अब इसमें क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम एलसीएम लेंगे, तो 3 2 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, 6 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 6:3:2। दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी v1 v2 v3 ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू ई टोटल, ई टी मतलब ई टोटल किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। हाँ, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनर्जी के बारे में कि ई टोटल की वैल्यू कितनी होती है, ई टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ई टोटल इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ई टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्लियर इतना। अब हम जो है एनर्जी की वैल्यू हम जो निकालते हैं अलग अलग फॉर्मूला डाल करके हम ई टोटल की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना आता है, ई टोटल इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ई टोटल इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमको जूल में निकालना होगा तो क्या करेंगे, ई टोटल इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये जूल पर एटम में आता है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर किलो जूल में निकालेंगे, किलो जूल पर मोल में निकालेंगे, पर एटम है ये पर मोल में निकालेंगे, पर मोल मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे ई टोटल की वैल्यू कितनी आती है, माइनस 1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये हमारी क्या आती है, वैल्यू ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन्फिनिटी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। इन्फिनिटी पे क्या करते हैं, इसकी एनर्जी को कंसीडर जीरो करते हैं। हाँ, एंड नेगेटिव साइन इन एनर्जी ऑफ फॉर्मूला सो दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। मतलब क्या, ये मान के चलो एक एटम का ऑर्बिट है, ये मान के चलो इनफाइनाइट, जहां पे इलेक्ट्रॉन का कोई जो है न्यूक्लियस से कंट्रोल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे जो है एनर्जी कितनी होती है, जीरो। अब जैसे जैसे ये एटम के नजदीक आता है, इसकी एनर्जी कैसी होती जाती है, इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती जाती है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव होती जाती है। हाँ, एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। इट्स एनर्जी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। इसकी एनर्जी और क्या होती जाती है, नेगेटिव। आगे आगे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी को, उसमें देखेंगे जैसे जैसे पास आता जाएगा ना, उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, मोर नेगेटिव होती जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, more negative energy of electron more tightly it will be attached with the nucleus। जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी ना एनर्जी, उतनी ज्यादा जो है क्या होगी, ये न्यूक्लियस से टाइटली बाइंड होगी। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट अगर देखते हैं तो एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी को हम कैसे कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो चलो आओ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। फाइंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 to 6 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 से 6 ऑर्बिट तक हाइड्रोजन एटम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो E1 अगर फर्स्ट ऑर्बिट को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन। E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आएगा। तो अब चलो E1 निकालना है ना, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो कितनी आ जाएगी, माइनस 13.6 जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 13.6। हाँ, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का। हाँ, अगर E2 की बात करते हैं, E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट का निकालेंगे, E2 मतलब सेकंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4। 13.6 अपॉन 4 वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह हम E3 निकालेंगे, E3 की वैल्यू कितनी आती है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। तो 1 अपॉन 9 कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सिमिलरली अगर हम बात करते हैं E4 की, E4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13.6 जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -13.6 अपॉन 16, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, सिमिलरली E5 का निकालेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, E5 इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25 -13.6 upon 25, that value will be around -0.54 electron volt। क्लियर, E1, E2, E3, E4 एंड E5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ, अब देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है। तो एक्साइटेशन एनर्जी होता है एनर्जी अब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट बोले तो फर्स्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। अगर इस ग्राउंड स्टेट से हमारा किसी भी एक्साइटेड स्टेट में मान के चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ से इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, तो उसी को एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। कितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए इस ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड या सेकंड एक्साइटेड में जाने के लिए। फर्स्ट एक्साइटेड बोले तो n इक्वल टू 2 होता, सेकंड एक्साइटेड बोले तो n इक्वल टू 3 एंड थर्ड एक्साइटेड बोले तो n इक्वल टू 4। तो अगर हमको निकालना है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से हमको कहां जाना है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब N2 में जाना है, N1 से N2 में जाना है। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 हम कैसे निकालेंगे, देखिए E2 माइनस E1 कैसे निकालेंगे। हमने अभी जो है कैलकुलेट किया था, E1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, E1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आई थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आई थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना ना, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी इतनी है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लेकर के यहाँ पर जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा ना, E2 माइनस E1। ये क्या है E2, ये क्या है E1, इन दोनों को माइनस करेंगे, -3.4 और -13.6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, कितनी वैल्यू आ जाती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये किस में जाएगा, E2 में। सिमिलरली अगर E3 से E1 में जा रहा है, अगर E1 से E3 में जा रहा है, E1 से E3 मतलब E3 माइनस E1 करेंगे, E3 माइनस E1 माइनस 1.51 माइनस 13.6 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इन दोनों की को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक मिनट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, E3 माइनस E1 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है, फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक, तो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, E4 माइनस E1 करना पड़ेगा ना। E4 की वैल्यू कितनी है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E1 की वैल्यू कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाना है उसको कितना एनर्जी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर प्रोवाइड करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को तो ये उठ करके यहां से यहां चला जाएगा। क्लियर है इतना, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है फाइंड, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड की वैल्यू टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस मतलब एक ऑर्बिट में कितना डिस्टेंस कवर करता है तो उसके सरकमफेरेंस के बराबर है ना। सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr अपॉन वेलोसिटी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लौट करके फिर से यहाँ पे आने में कितना टाइम लगता है, वही उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड को हम आर भी इन सब का वैल्यू पुट करते हैं ना, हमारी वैल्यू फाइनली टाइम पीरियड का क्या आता है, T इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -6 NQ अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड, ये आता है हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारा प्रोपोर्शनल किसके होता है, NQ अपॉन जेड स्क्वायर के। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू NQ अपॉन जेड स्क्वायर। अब क्वेश्चन इसमें कहां से कैसे आता है, तो देखो क्वेश्चन आता, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड in first orbit of hydrogen and second orbit of helium
इन दोनों का रेशियो निकालना, मतलब T1 ऑफ H एंड T1 बोले तो फर्स्ट ऑर्बिट किसका, हाइड्रोजन का, अपॉन में किसका निकालना, T2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट किसका निकालना है, हीलियम प्लस का। इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, NQ अपॉन जेड स्क्वायर करना है। NQ मतलब हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो फर्स्ट का क्यूब कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर अपॉन में हीलियम का जो है n सेकेंड ऑर्बिट बोला ना, तो सेकेंड ऑर्बिट बोले तो 2 का क्यूब अपॉन में जेड हीलियम का कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली हमको, का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, ये 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर कैंसिल, ये 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 2 क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो 4 अपॉन 8 इज 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5 या 1:2, रेशियो पूछा ना, रेशियो इसका कितना आ जाएगा 1:2। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, दिस विल बी द टाइम पीरियड। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो क्या आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी बोले तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में ये मान के चलो ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या इस पे रिवॉल्व कर रहा है ना, तो एक सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन कितनी बार इसको रिवॉल्व कर रहा है, वही इसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड को टाइम पीरियड के फॉर्मूला को चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई r अपॉन v। नाउ इसका जो है देखते हैं वैल्यू कितनी आती है फ्रीक्वेंसी की, ये 6.6 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ये फॉर्मूला आता है फ्रीक्वेंसी की, क्लियर। नाउ अब हम देखते हैं बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है फिक्स आता है, अक्सर आता रहता है। तो चलिए देखते हैं बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इट इज एन एग्जांपल ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक इमिशन स्पेक्ट्रम। तो चलिए स्पेक्ट्रम सबसे पहले क्या होता है, स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन है, इसको हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो चलिए व्हेन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन, जब H2 को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, देन डिफरेंट एटम में एब्जॉर्ब डिफरेंट एनर्जी। तो ये एटम मान के चलो डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एटम डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ, and their electron may get transfer to different excited state, और इसका जो है इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में जाता है। when these electron return back to ground state the release energy which form a spectrum, जब वो एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो क्या करता है एनर्जी रिलीज करता है। सिंपली देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान के चलो इसका ग्राउंड स्टेट में है, दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट में जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है एक्साइटेड स्टेट में, फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है अनस्टेबल होता है, तो एक्साइटेड स्टेट से फिर से ये कहाँ पे आएगा ग्राउंड स्टेट में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे क्या है तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी क्या करेगा रिलीज करेगा, और ये जो रिलीज करेगा ना इसको क्या कहते हैं एक्साइटेशन, इसको क्या कहते हैं डी एक्साइटेशन। इसी से जो है डिफरेंट वेवलेंथ रिलीज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम। चलिए तो चलिए स्पेक्ट्रम में हम जो है कौन अलग अलग जो है साइंटिस्ट अलग अलग लाइन को जो है समझाया हाइड्रोजन में। तो फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं लाइमन सीरीज, ये इसका रीजन कहां से कहां तक होता है, कहां पे होता है यूवी रेज में, हाँ इसका वेवलेंथ जो है यूवी रेज के रेंज में होता है। नेक्स्ट जो होता है वो बाल्मर, सेकंड लाइन को बोलते हैं बाल्मर सीरीज, और इसका कहां से कहां तक लाई करता है, इसका विजिबल रीजन में लाई करता है। नेक्स्ट इज पास्टन, पास्टन में कहां से कहां तक लाई करता है नियर इंफ्रारेड। उसके बाद ब्रैकेट, इसको इंफ्रारेड में लाई करता है, पीफंड एंड हम्फ्री ये फार इंफ्रारेड में लाई करता है। तो अभी इसको जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन से समझाएंगे कि इसमें लाइन कैसे आती है, हाँ तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल स्पेक्ट्रल लाइन। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन हम हाइड्रोजन में कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन देखें तो TSL, इसका फॉर्मूला क्या होता है N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1 divided by 2. This is the formula to calculate total spectral line in hydrogen atom. Now question is find total spectral line if electron jump from fifth excited state to
ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बोले तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फिफ्थ एक्साइटेड, जितना भी एक्साइटेड बोला ना एन की वैल्यू उससे 1 प्लस हो जाती है। यहाँ फिफ्थ एक्साइटेड बोले तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। हाँ, तो चलिए ये क्या है N2 एंड दिस इज N1। अब हमको क्या निकालना, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन। तो चलिए टोटल स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे निकालते हैं, देखते हैं क्या आती है। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू N2 माइनस N1। N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 माइनस N1 की वैल्यू 1, तो 6 माइनस 1 इंटू N2 माइनस N1, 6 माइनस 1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 1 इज 5 इंटू 6 माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 2। ये कितनी आ जाएगी 3, 3 इंटू 5 इज 15। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आ जाएगी 15। अब इसमें कितना लाइमन है, कितना बाल्मर है, कितना पाशन है, इसको नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। अभी चलो इसी को हम ड्रॉ करते हैं पीछे वाले में। इसमें इस केस में कहां से कहां तक, N2 से मतलब 6 से कहां पे आ रहा है लाइन 1 में ना, तो इसमें टोटल लाइन कितना आ रहा है 15। तो चलिए पीछे में हम ड्रॉ करके देखते हैं, विदाउट फार्मूला हम निकाल करके देखते हैं कैसे आता है। हाँ, तो ये n इक्वल टू फॉर एग्जांपल 6 है, N2 इक्वल टू 6 है और N1 इक्वल टू 1 है। तो 6 से 1 में आ रहा है, तो देखो एक लाइन यहां से यहां पे आएगी, दूसरी लाइन यहां से यहां पे आएगी, तीसरी लाइन यहां से यहां पे आएगी, चौथी लाइन यहां से यहां पे आएगी, पांचवी लाइन यहां से यहां पे आएगी। तो हमारा लाइमन में कितनी लाइन आ रही है, टोटल 5। लाइमन में 5 आ रही है ना। उसी तरह बामर में एक यहां से आएगी, दूसरी यहां से आएगी, तीसरी यहां से आएगी, चौथी यहां से आएगी। बामर में कितनी लाइन आ रही है 4। हाँ, उसी तरह बामर के बाद किस में आएगा, पास्चन में भी आएगा। पास्चन में कितनी आ रही है 1 2 3, पास्चन में कितनी आ रही है 3। उसी तरह ब्रैकेट में कितनी आएगी 1 2, उसी तरह पी फंड में कितनी आएगी 1। हाँ, तो अब इन टोटल लाइन को ऐड करो, कितना हो रहा है 5 4 9 3 12 2 14 1 15, टोटल 15 आया ना। फॉर्मूले से हमारा कितना आया था टोटल 15। तो इसमें जो है लाइमन में कितना आ रहा है 5 और बामर में कितना आ रहा है 4, पास्चन में 3, ब्रैकेट में 2 एंड पी फंड में 1। फॉर्मूले से भी हमारा कितना 15 ही आया था। चलिए तो अब जो है हम देखते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पार्टिकुलर सीरीज। एक पार्टिकुलर सीरीज मतलब बामर में कितना आ रहा है, लाइमन में कितना आ रहा है, ब्रैकेट में कितना आ रहा है, पास्चन में कितना आ रहा है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं N2 माइनस N1 से। N2 क्या है हाइयर स्टेट, N1 क्या है ग्राउंड स्टेट, दैट पार्टिकुलर सीरीज, उस पार्टिकुलर सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या है। ग्राउंड स्टेट लाइमन के लिए क्या है 1, बामर के लिए क्या है 2, क्योंकि बामर 2 से ही स्टार्ट होता ना। पास्चन के लिए क्या है 3 ग्राउंड स्टेट। हाँ, तो फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, if electron does not reach at that series then spectral line is equal to 0। मान के चलो अगर तुमसे बोला क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट, 6 से हमारा किस में आ रहा है सेकंड में, तो उस केस में लाइमन में कितनी सीरीज होगी, तो लाइमन में 0 होगी, क्योंकि कितने आ रही है 6 से सेकंड में आ रहा ना, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में आएगा। फर्स्ट में तो एक भी नहीं आ रहा ना, फर्स्ट में नहीं आ रहा है मतलब उस केस में लाइन कितनी आ जाएगी लाइमन में 0। तो वही लाइन इसमें लिखा है if electron does not reach at that series then spectral line is equal to 0। उसमें स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा 0। तो यहाँ पे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, सिंपली देखो कैसे निकालते हैं। अभी तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना N2 माइनस N1, अब N2 माइनस N1 प्लस 1/2। सिंपली इसको कैसे करते हैं देखो, सिंपली एग्जाम में आएगा और तुमको इससे जो है ये भी पता चलेगा बामर में कितना है, पास्चन में कितना है, ब्रैकेट में कितना है, पी फंड में कितना है। तो सिंपली देखो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ पे मान के चलो क्वेश्चन है फाइंड टोटल स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ स्टेट टू फर्स्ट स्टेट। यहाँ पे देखो फिफ्थ स्टेट है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट नहीं है। फिफ्थ स्टेट बोले तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट होता तो N2 इक्वल टू कितना हो जाता 6 और N1 कितना हो जाएगा 1। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का एक तो वही फॉर्मूला N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन उससे नहीं, हम सिंपली इस क्वेश्चन से करते हैं। TSL की वैल्यू क्या होता है, समेशन ऑफ N2 माइनस N1। समेशन N2 माइनस N1 का मतलब क्या होता है कि समेशन ऑफ N2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस N1 इज 1, N2 माइनस N1 कितना हो जाएगा समेशन ऑफ 4। समेशन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 कितना 7 2 9 1 10, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन विल बी 10। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा तुमको कि लाइमन में कितना होगा, बामर में कितना होता है, पास्चन में कितना, ब्रैकेट में। तो लाइमन में सीरीज लाइन कितना होगा 4 लाइन,
अब बामर में कितना होगा 3 लाइन, लाइमर के बाद बामर, बामर के बाद पास्चन में कितना होगा 2 लाइन। हाँ, दिस इज 4 लाइन ऑफ लाइमन, 3 लाइन ऑफ बामर एंड 2 लाइन ऑफ पास्चन एंड 1 लाइन ऑफ ब्रैकेट। इसको नहीं यकीन है तो ड्रॉ करके देखो। फर्स्ट लाइन क्या है लाइमन, सेकंड लाइन क्या है बामर, थर्ड क्या है लाइमन बामर पास्चन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद प्रीफंड। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमारा कहां से आ रहा है फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है। फिफ्थ से फर्स्ट में मतलब एक यहां से आएगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से। लाइमन में कितना आया फोर्थ आया ना। उसी तरह हम देखेंगे कि इसमें बामर में, बामर ये है ना, तो इसमें एक यहां से आएगा, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, बामर में 3 आया ना। उसी तरह पास्चन में देखेंगे तो एक यहां से, दूसरा यहां से, 2 आया ना, ब्रैकेट में 1 आएगा। हाँ, तो यही तो मैंने निकाला था सिंपली। सिंपली हम कैसे निकालेंगे समेशन ऑफ n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1। हाँ, तो यहां तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था हमारा, क्लियर। देखते हैं क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। इसका मतलब एक साथ हम किसी का पोजीशन, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। कौन बोला हमको, हाइजेनबर्ग बोला। और इसने मैथमेटिकल एक जो है हमको फॉर्मूला दिया कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे डेल एक्स क्या था, डेल एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसकी वैल्यू कितनी होती है एच अपॉन 4 पाई के, और एच अपॉन 2 पाई को हम एच क्रॉस लिखते हैं, एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस, तो इसलिए इसको जो है एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ अब देखें हम मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल एक्स इंटू डेल पी क्या होता है, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो मिनिमम कितना होगा इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के। अब इसकी हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो एच की वैल्यू एज वी नो दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.67 into 10 की पावर माइनस 34 and 4 into pi is 3.14. If you multiply and calculate this value you will get 5.2 into 10 की पावर माइनस 35, clear। now अगर हम देखेंगे इसमें अलग अलग केस, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये बहुत छोटी टॉपिक है पर यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हाँ, तो देखते हैं केस क्या है कि इफ डेल एक्स इज इंक्रीजेज, मतलब क्या कि डेल एक्स, अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर x को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो p क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ p, तो p क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा ना, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई सेम है। फॉर एग्जांपल 2 का मल्टीप्लाई मान के चलो 30 है, तो कितना इंटू कितना, अगर हमारा यहाँ पे कर रहे हैं 6 इंटू 5, अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी 6 इंटू 5 कितना होता है 30, अगर इसको इंक्रीज करेंगे कितना मान के चलो 10, तो ये हमारे कितनी होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना 3, क्योंकि हमको ओवरऑल कितना लाना है 30 लाना है। हाँ, तो अगर इस वाली वैल्यू को इंक्रीज करें तो ये डिक्रीज, या फिर इसको डिक्रीज करें तो ये इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको इंक्रीज करके हम 15 कर देंगे तो ये डिक्रीज होकर के कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ओवरऑल हमको कितना आएगा 30। तो एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी ऑलरेडी डिक्रीज होगी। यही बोला किसने, किस केस में, सेकंड केस में। The value of del x increases then del p decreases and vice versa। vice versa का मतलब इसको इंक्रीज करते तो ये डिक्रीज, इसको डिक्रीज करते तो ये इंक्रीज होगा, क्लियर। इफ डेल x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, अगर डेल x की वैल्यू 0 पुट कर दें, डेल x इज इक्वल टू 0, तो डेल p की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, h अपॉन 4 पाई, यही होता ना। अगर डेल x 0 है तो डेल p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन 4 पाई इंटू 0, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होती है वैल्यू, इनफाइनाइट, क्लियर। तो अगर डेल एक्स की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो डेल पी उस केस में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। हाँ, नेक्स्ट केस अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट केस में क्या आएगा, इफ 2 पार्टिकल है सेम वैल्यू ऑफ डेल एक्स, अगर 2 पार्टिकल का डेल एक्स की वैल्यू सेम है, अगर डेल एक्स की वैल्यू सेम है, देन दे विल आल्सो हैव सेम वैल्यू ऑफ डेल पी, तो उसका डेल पी का भी वैल्यू क्या होगा, सेम। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल माना हमने ए, एक पार्टिकल माना ए, दूसरा पार्टिकल माना हमने बी, तो दोनों का एक्स ए और एक्स बी हमको क्या कह रहा है कि सेम है। अगर एक्स ए और एक्स बी सेम है तो एक्स ए के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, हाइजेनबर्ग का इक्वेशन कि डेल एक्स ए इंटू डेल पी ए इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स बी इंटू डेल पी बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये एच अपॉन 4 पाई से एच अपॉन 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। नाउ डेल एक्स डेल बी के इक्वल है तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, पी ए अपॉन पी बी, डेल पी ए अपॉन डेल पी बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल पी ए इक्वल टू
डेल पी बी के बराबर, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर सेम है दो पार्टिकल का, तो उसका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होगा। ये लिखा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अगर हमको वेलोसिटी दे रखा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखा, उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मोमेंटम को हम जानते हैं कि मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो नाउ डेल एक्स इंटू डेल पी की जगह पे हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल एक्स एज इट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल वी, और m को उधर हमने डिवाइड कर दिया, तो डेल एक्स इंटू डेल वी क्या आ जाएगा, h अपॉन 4 पाई m। हाँ, यहाँ पे डेल एक्स क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। नाउ अब क्वेश्चन देखो इस केस में क्या है, इफ टू पार्टिकल हैव सेम वैल्यू ऑफ डेल एक्स देन दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू डेल वी। अगर दो पार्टिकल का डेल एक्स सेम था तो उस केस में डेल पी की वैल्यू तो इक्वल था, लेकिन अगर दो पार्टिकल का डेल एक्स सेम है तो उसका वेलोसिटी सेम होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि डेल एक्स अपॉन डेल पी, सॉरी, अगर दो पार्टिकल लेते हैं मान के चलो ए एंड बी, इसका हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसका लिखेंगे पार्टिकल बी का, तो डेल एक्स इंटू डेल, यहाँ पे ए कर दो, यहाँ पे ए कर दो, डेल एक्स बी डेल वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम बी। यही आएगा ना। अब इन दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि सेम वैल्यू ऑफ डेल एक्स, मतलब डेल एक्स सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एच अपॉन 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम बी अपॉन एम ए, किसकी वैल्यू आ जाएगा, बी ए अपॉन बी बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, एम बी अपॉन एम ए के बराबर। तो अगर एम बी और दोनों का मास सेम है उस केस में तो डेल बी अपॉन डेल ए सेम आएगा, लेकिन मास डिफरेंट है तो उस केस में वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी सेम नहीं आएगी। यही इस पॉइंट में कह रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे केस 6, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ डेल एक्स की वैल्यू हमने डेल पी के बराबर पुट कर दिया, अगर डेल एक्स की वैल्यू डेल पी के बराबर पुट कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल पी हमें पता है कि कितना होता है, एच अपॉन 4 पाई। अब इस डेल एक्स के जगह पे हम डेल पी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो बराबर है आपस में। तो डेल पी इंटू डेल पी वैल्यू कितना आता है, डेल पी स्क्वायर। डेल पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से डेल पी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डेल पी इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, ये लिख सकते हैं ना। ये 4 जो है बाहर आ जाएगा, 1/2 एच अपॉन पाई, यही वैल्यू आ जाएगी अगर डेल एक्स डेल पी के बराबर है तो। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है कि इफ डेल एक्स इक्वल टू डेल वी, अगर डेल एक्स डेल वी के बराबर है देन डेल वी इक्वल टू व्हाट, डेल वी क्या किसके बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल वी के टर्म में कि डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 4 पाई एम, यही होता ना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे डेल एक्स, इसमें क्या बोला है नेक्स्ट केस में कि डेल एक्स डेल वी के बराबर है, तो इसके जगह पे हम डेल वी पुट कर सकते हैं, डेल वी इंटू डेल वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। डेल वी इंटू डेल वी कितना होता है, डेल वी स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। अब डेल वी निकालना है तो डेल वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई एम। यहाँ 4 जो है बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 एच अपॉन पाई, रूट एच अपॉन पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल वी इफ डेल एक्स इक्वल टू डेल वी। ये सब केस अलग अलग केस बना करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। नेक्स्ट फॉर एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन हो रहा है, ये अभी तक जो हमने डेल एक्स डेल वी किसके बारे में पढ़ा था, लीनियर मोशन के बारे में। नेक्स्ट अगर एंगुलर मोशन है तो वहां पे एंगुलर पोजीशन किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, हाँ डेल थीटा के बराबर। और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर, डेल एल के बराबर। तो यहाँ पे सिमिलरली वहां पे जैसे यहाँ पे डेल एक्स इंटू डेल पी लिखा था ना, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सिमिलरली जो है एंगुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम इंटू एंगुलर पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, अलग अलग तुमको अगर डेल एल की वैल्यू दे रखी होगी, डेल थीटा की वैल्यू पूछेगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इस डेल थीटा को निकालने के लिए डेल एल को उधर ले जा करके डिवाइड कर देना पड़ेगा। एच की वैल्यू तुम्हें पता है, पाई की वैल्यू पता है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर देखते हैं डिब्रोगली मैटर वेव। डिब्रोगली क्या था, पहले जो है इसके पहले डुअल नेचर ऑफ लाइट आ गया था। डुअल नेचर ऑफ लाइट किसने दिया था, आइंस्टीन ने। लाइट जो है पार्टिकल नेचर में भी ट्रेवल करता है और वेव नेचर में भी ट्रेवल करता है। लेकिन डिब्रोगली आकर के क्या बोला कि सिर्फ लाइट नहीं, जितने भी पार्टिकल होते हैं ना इस यूनिवर्स में,
जितने भी पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, इसको हमने यहाँ से यहाँ थ्रो किया तो ये पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल कर रहा है। पार्टिकल के फॉर्म बोले तो ये एक पार्टिकल था, पेंसिल वाज एक पार्टिकल, वो पार्टिकल यहाँ से उठ करके यहाँ पे गया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, तो इसको ये किसको पार्टिकल नेचर भी ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में भी ट्रेवल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ ये वहां से वहां तक गया है, और माइक्रो इसमें देखेंगे तो ये किस पे फॉलो कर रहा है, ये वेव नेचर को भी फॉलो कर रहा है एंड पार्टिकल नेचर को भी फॉलो कर रहा है। इसका पाथ कैसा है, वेव टाइप का, और ये कैसा है, पेंसिल एक पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को फॉलो कर रहा है। चलो देखो मेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली क्या बोलता है इसमें, तो ये क्या दिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर, कोई भी मैटर जो है वो डुअल नेचर शो करता है। हाँ, डुअल नेचर बोले तो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, तो मूविंग पार्टिकल आल्सो हैव वेव नेचर। तो यहां से हमने देखा कि वेव नेचर से एनर्जी की फॉर्मूला क्या आया था, hc/λ। जब एनर्जी पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे कि वेव नेचर से एनर्जी का फॉर्मूला आया था E = hc/λ, और आइंस्टीन ने फोटोन का एनर्जी क्या दिया था, E = mc²। हाँ, तो ये पार्टिकल नेचर से ये आया और वेव नेचर से ये आया। डी ब्रोगली ने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट किया तो यहाँ से क्या इसको निकल करके आया, लैम्डा इक्वल टू h अपन, ये एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू h/mc, ये लैम्डा को उधर ले गया, h को उधर ले गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, h/mc, लैम्डा इक्वल टू h/mc। m क्या है, m मास एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये स्पीड मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो लैम्डा इक्वल टू h/mv भी इसको कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट को v से भी डिनोट कर सकते हैं, c से भी जनरली करते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है। तो लैम्डा इक्वल टू h/mv, mv को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया हमारा, h/p के बराबर, और p हमको पता है किसके बराबर होता है, √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ से हम p के जगह पे √2m काइनेटिक एनर्जी भी पुट कर सकते हैं। कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv², यही होता ना, किसके बराबर होता है ये, काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों तरफ हम मास से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, 12m²v² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, यही आएगा ना। तो यहाँ से m²v² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही आएगा ना। नेक्स्ट m इंटू v का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं m इंटू v का होल स्क्वायर, m इंटू v के होल स्क्वायर को ही क्या करते हैं, p², मास इंटू वेलोसिटी इज p, मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से मोमेंटम का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। क्लियर। नाउ अगर हम देखें क्वेश्चन हमसे कैसे यहाँ से पूछेगा, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज 9 टाइम्स, अगर काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम, वो कितना टाइम होगा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही पढ़ा ना। नेक्स्ट लैम्डा डैश की वैल्यू उसने बोला क्या हो जाएगा अगर काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो गया, तो लैम्डा h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/√2m इंटू 9 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है, 9 टाइम्स हो गया ना। अब देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर है, m से m कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना वैल्यू आ जाएगा इस केस में, इस केस में वैल्यू आएगा, इस केस में वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू, ये √9 ऊपर चला जाएगा तो √9 अपॉन √1, यही आएगा ना। तो √9 की वैल्यू कितनी आती है, 3/1, कितना आया, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। हमको क्या निकालना, लैम्डा डैश ना, कि नया लैम्डा क्या हो जाएगा, तो लैम्डा डैश उधर जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपॉन 3, मतलब उसका वेवलेंथ जो है 1/3 हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब इसको देखेंगे, अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को बोर से इक्वेट करते हैं तो क्या आता है, देखो बोर मॉडल एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमको बोर क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, NH/2π के, NH/2π के। तो यहां से हम जो है mv को उस साइड ले गए और 2π को इस साइड ले आए, तो 2π को इस साइड ले आए तो 2π मल्टीप्लाई बाय r क्या हो जाता है, 2πr। mv को उस साइड डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, NH/mv। mv क्या होता है, मोमेंटम। हाँ, तो h/mv का फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/mv, लैम्डा इक्वल टू h/mv, या मोमेंटम भी कहते हैं।
तो h अपॉन एम बी की जगह पे हम लेमडा पुट कर सकते, तो 2 पाई आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, n लेमडा के। 2 पाई आर मतलब सरकमफेरेंस किसके बराबर होगा, n लेमडा के। हाँ, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ वेव इन ऑर्बिट। 2 पाई आर अपॉन लेमडा को हम क्या कह सकते हैं, 2 पाई आर अपॉन लेमडा इज इक्वल टू n। कितना n है उसको अगर हम लेमडा से डिवाइड कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, n के बराबर, ऑर्बिट के बराबर। तो देखो इस केस में लेमडा मतलब क्या, जितना अगर हमारा पीक आता है, फॉर एग्जांपल लेमडा क्या होता है, दो पीक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लेमडा। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में। तो यहाँ पे देखो दो क्रस्ट, एक लेमडा ये है, दूसरा लेमडा ये है, तीसरा लेमडा ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना पीक आएगा ना उतना ही उसकी ऑर्बिट की वैल्यू आएगी। अगर इस तरह से तुमको डायग्राम दे दिया और पूछेगा ये कौन सा ऑर्बिट है, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पे ऑर्बिट पूछेगा कौन सा है, उसमें लॉब गिन लो, ऊपर में लॉब कितना है, 1 2 3 4। हाउ मेनी लॉब, 4। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ से कैलकुलेशन करके 2 पाई आर इक्वल टू n लेमडा, यहाँ से सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। अगर लेमडा की वैल्यू दे रखी है इस केस में, तो तुमको बोलेगा कि सरकमफेरेंस क्या है। अगर इस केस में तुमको दे दिया, फॉर एग्जांपल इस केस में कि आर की सॉरी सरकमफेरेंस निकालना है इफ लेमडा इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन, हाँ 10 एंगस्ट्रॉन, तो क्या करोगे, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, n लेमडा। n किसके बराबर होगा, जितना नंबर ऑफ लोब, 1 2 3 4, 4 लोब है ना, n की वैल्यू 4 इंटू लेमडा कितना है 10 एंगस्ट्रॉन। इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इस ऑर्बिट का, ऑर्बिट का सरकमफेरेंस मतलब सर्कल का एक सरकमफेरेंस होता है ना, उसी तरह ऑर्बिट का सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा, 40 एंगस्ट्रॉन। क्लियर, इस टाइप से निकाल लोगे। चलो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वांटम नंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बेसिकली होता क्या है, क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, इसमें 4 टाइप के क्वांटम नंबर पढ़ते हैं विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। मतलब फॉर एग्जांपल हमारा एक बायोडाटा होता है ना, कि हमारा कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रूम नंबर क्या है, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ आर। मतलब हमारा जो है क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, एक बायोडाटा होता है। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बायोडाटा, एड्रेस होता है। वो एड्रेस कौन बताता है, ये क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, 4 बोले तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है किससे, n से। ये किसको बताता है, सेल के बारे में, कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेल के एल एम एन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन है, वो कौन बताता है हमको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर। नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा, कि क्या होता है सबसेल, क्या होता है सेल। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसेल के अंदर भी क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, तो उसमें किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, तो उसकी स्पिन कैसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो इन सब के बारे में डिटेल में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये 4 जो है क्वांटम नंबर है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है एग्जैक्टली। क्लियर। तो नेक्स्ट अगर देखेंगे तो क्वांटम नंबर में फर्स्ट अपना क्वांटम नंबर कौन सा आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले देखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ n, ये किसको बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है। सेल के बारे में मतलब किस सेल में, फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में, किस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द वैल्यू ऑफ n कैन बी, n की वैल्यू मतलब सेल की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 4, कुछ भी हो सकती है। या तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में होगा, या सेकंड सेल में होगा, या थर्ड में होगा, या फोर्थ में होगा, वो कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, के सेल, सेकंड को क्या बोलते हैं, एल सेल, थर्ड को क्या बोलते हैं, एम सेल, फोर्थ को क्या बोलते हैं, एन सेल। इसी तरह इनफिनाइट तक जो है सेल होता है। हाँ नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्लूड द एनर्जी लेवल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। एनर्जी लेवल मतलब हर ऑर्बिट की, हर सेल की एनर्जी लेवल अलग अलग होती है। फर्स्ट सेल की एनर्जी अलग होती है, सेकंड की अलग होती है, थर्ड की अलग होती है, फोर्थ की अलग होती है। तो ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, सेल को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। यही पॉइंट है इसमें। हाँ नेक्स्ट नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल इज इक्वल टू n। n की जितनी वैल्यू होगी ना उतनी ही उसमें क्या होगा, सबसेल। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। हाँ तो इसलिए इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1।
n की वैल्यू 1, इसलिए इसमें सबसेल कितना होगा 1, एक ही सबसेल होगा। उसी तरह सेकंड में n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 2, इसमें सबसेल भी कितना होगा 2। हाँ, एक s होगा, दूसरा p होगा सबसेल। आगे पढ़ाएंगे s और p क्या होता है। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 होता है। उसी तरह n इक्वल टू 3 देखेंगे, n इक्वल टू 3, तो इसमें सबसेल कितना होगा 3, एक s होगा, दूसरा p होगा, तीसरा d होगा। हाँ, तीसरा d होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है सॉरी डी होगा। हाँ, तो s में कितना ऑर्बिटल होता है 1, p में कितना होता है 3, d में कितना होता है 5। हाँ? अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके बराबर होगा, n स्क्वायर के बराबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्बिटल कितना हो जाएगा n स्क्वायर, मतलब n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। यहाँ पे ऑर्बिटल देखो कितना है 1 ही है ना। सिमिलरली अगर देखेंगे सेकंड सेल में ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। तो देखो s में एक ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4। उसी तरह हम थर्ड में देखेंगे, थर्ड में ऑर्बिटल किसके बराबर होगा n स्क्वायर, मतलब 3 के स्क्वायर के, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 ना। तो एक ऑर्बिटल s में है, 3 ऑर्बिटल p में है, कितने हो गए 3 और 1 4, और 5 ऑर्बिटल d में है, 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 5 3 8 1 9, 9 ऑर्बिटल हो गए ना। इसी तरह जो है हम ऑर्बिटल निकालते हैं किससे, सेल से। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल कितना होता है 2n स्क्वायर के। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली नहीं, मैक्सिमम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, उसकी वैल्यू होती है 2n स्क्वायर, एक सेल के अंदर, कंप्लीट नहीं। तो एक सेल में मैक्सिमम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2 जा सकते हैं ना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसमें एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला से पुट करें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 इंटू n की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा ना, इसमें 2 ही गया। इसमें कितना आना चाहिए सेकंड सेल में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n स्क्वायर। अगर हम पुट करेंगे तो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 आएगा ना। अब इसमें देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, इसमें 2 जाएगा, इसमें 2 जाएगा, इसमें 2 जाएगा और इसमें 2 जाएगा। हाँ, तो 6p में 2s में टोटल कितने हो गए 8 हो गए। इस तरह से हम जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इंडिकेट सबसेल एंड आल्सो इंडिकेट द शेप ऑफ सबसेल। ये किसको बताता है सबसेल के बारे में। सबसेल मतलब सेल जो होता है, सेल ऑर्बिट के अंदर अलग अलग सबसेल होता है। कौन कौन सा सबसेल होता है, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल एंड एफ सबसेल। हाँ, और एफ सबसेल, तो उसके बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है वो इससे ही हमको पता चलता है किस सबसेल में प्रेजेंट है। हाँ, अब इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालें, अगर सबसेल की वैल्यू दे रखी है तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई। इस H अपॉन 2 पाई को हम H क्रॉस भी लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा L इंटू L प्लस H क्रॉस। क्लियर। नाउ सबसेल में अलग अलग सबसेल को हम किससे डिनोट करते हैं स्मॉल l से। अलग अलग सबसेल की s की वैल्यू अलग अलग आती है l की। फॉर एग्जांपल s सबसेल की l की वैल्यू कितनी होती है 0, उसी तरह p सबसेल की l की वैल्यू कितनी आती है 1। सिमिलरली d सबसेल की l की वैल्यू कितनी आती है 2 एंड f सबसेल की l की वैल्यू कितनी आती है 3। ये याद करना पड़ेगा। हाँ, नया हम इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट इज अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है। हाँ, एजीमुथल हमने देख लिया, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इट इंडिकेट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल। सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होता है उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन कौन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट्स वैल्यू लाइज फ्रॉम, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करती है -L2 प्लस L। अभी हमने L की वैल्यू देखा था ना, अलग अलग सबसेल के लिए L की वैल्यू अलग अलग है। S के लिए कितनी है 0 एंड P के लिए कितनी है 1, D के लिए कितनी है 2 एंड F के लिए है कितनी 3। तो अलग अलग L की वैल्यू होगी, तो M की भी वैल्यू कितनी आएगी, अलग अलग आएगी। M की वैल्यू कहां से कहां लाइज करती है -L2 प्लस L व्हेन L इक्वल टू 0। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 मतलब एक वैल्यू आएगी, ऑर्बिटल उसमें कितना होगा 1। तो चलिए देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल,
उसका फॉर्मूला कितना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 2 × 12 + 1, दिस इज द फॉर्मूला। अगर तुमसे पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर, इसको ओपन करके भी कभी दे देगा, इसको मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 इज 4l + 2 × 1 इज 2, 4l + 2 भी इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सबसेल अगर S दे रखा है, S सबसेल में L की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो M की वैल्यू कितनी आएगी, -0 से +0, 0 इज नॉट माइनस प्लस, ऑलवेज 0, -0 + 0 मतलब 0 ही होता है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, मतलब एक वैल्यू आई है ना M की, मतलब इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, ओनली 1, इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, 1। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे P की वैल्यू, तो P में जो है हमारा कितना होता है, L की वैल्यू इज 1, इसके पहले देखे थे L की वैल्यू P के लिए कितनी होती है, 1। हाँ, तो अब इसमें M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -L2 + L होता है ना M की वैल्यू, तो -1 0 + 1 कितनी वैल्यू आई, टोटल 3, -1 0 एंड +1 टोटल वैल्यू इज 3, इसलिए इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, 3। S में कितने ऑर्बिटल है, 1, S में एक ही ऑर्बिटल होते, P में कितने ऑर्बिटल होते, 3, क्लियर। उसी तरह हम देखेंगे D में, तो D में L की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 -1 0 +1 +2 कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल वैल्यू 5 आई। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 5, और ऑर्बिटल का शेप बनाए तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल आ गए। सिमिलरली F देखेंगे, F में L की वैल्यू कितनी होती है, 3, F के L की वैल्यू 3, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल वैल्यू इज 7, इसलिए इसमें ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ऑर्बिटल M में कितने हो जाएंगे, 7। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल s से। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, एक तो रिवॉल्व भी करता है और स्पिन भी करता है, मतलब अर्थ जिस तरह से सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व भी करता है और अपने स्पिन पे भी घूमता है। इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो वहां पे S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वहां पे S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -½ अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन इन सबसेल, एक सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन कितनी आ जाएगी, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय हाफ, वो आएगी मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हाँ, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या आएगी हमारी स्पिन की वैल्यू, स्पिन की फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं p ऑर्बिटल में अगर हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन की कब आएगा, जब सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो 1 2 3, इस केस में S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे +½ एंड हियर आल्सो +½ टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इस सबसेल में, 3/2 +½ S की वैल्यू। अगर फोर्थ कर देते हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी ना, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, इसका +½ इसका -½ +½ क्या हो जाएगा, 0, तो कितना बचेगा, +½ मतलब 2/2 +½ अगर एक और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, तो ये भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, -½ ये +½ -½ 0 हो जाएगा, ये +½ -½ 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, +½ मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब सारे के सारे क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इस केस में स्पिन की वैल्यू मैक्सिमम आएगा, क्लियर। इन सबसेल, एक सबसेल में वैसे S की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम +½ और -½ S की दो ही वैल्यू होती है, S की दो वैल्यू +½ एंड -½ लेकिन एक सबसेल के अंदर कितना होगा वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली श्रोडिंगर का ये इक्वेशन होता है, किसी भी कोई भी वेव जो होता है ना वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, d2 ψ/dx² प्लस d2 ψ/dx² प्लस d2 ψ/dz² 8π² m² - v ψ × 0। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे नीट एग्जाम में 0 होता है,
यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे ये साई रहेगा, हाँ साई रहेगा, साई में यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दे रखा होगा, मान के चलो यहाँ पे 420 दे रखा, हाँ इफ द वैल्यू ऑफ साई हियर गिवन आर 420, तो फर्स्ट डिजिट किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट डिजिट इंडिकेट करता है एन को, कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, मतलब किस ऑर्बिट में होगा ये इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट इसकी क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्या, ये डिनोट करता है किसको, एल को, साई एन एल एम, तो नेक्स्ट वाली जो डिजिट है वो किसको डिनोट करता है, एल को, एल मतलब इसका सबसेल कौन सा होगा, तो एल यहाँ पे कितना है 2, तो 2 किस सबसेल का वैल्यू होता है, एल की वैल्यू किस सबसेल के लिए होती है 2, तो डी के लिए होती है, हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में होगा और इसका सबसेल कौन सा होगा, डी, और डी में जो है अलग अलग एम की वैल्यू होती है ना, डी में कितने होते हैं टोटल ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, तो अलग अलग होते हैं, इसके लिए -2 -1 0 +1 एंड +2, टोटल कितने होते हैं 5। तो इस डी में भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, ये 0 वाले में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल अलग अलग ऑर्बिटल का शेप कैसा कैसा होता है यहाँ से देखते हैं, तो चलिए एस ऑर्बिटल हमारा कैसा होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेयर बोले तो पूरा स्फेयर जिस तरह से फुटबॉल होता है ना उस तरह के शेप का होता है, हाँ। एंड पी ऑर्बिटल का शेप देखेंगे, इसका कैसा होता है, डंबल, दिस इज लाइक डंबल, ये डंबल शेप होता है, हाँ। और पी में जो है हम देखेंगे तो पी में 3 ऑर्बिटल होता है ना, पी में हमारा एस में तो एक ही होता है ऑर्बिटल, एक कैसा होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, पी में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 1 2 3, तो एक कैसा होता है पी एक्स, दूसरा कैसा होता है पी वाई, तीसरा कैसा होता है पी जेड, अलग अलग ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड। अब इसका शेप हम बनाएंगे अलग अलग कार्टेशियन प्लेन पे, तो देखो कैसा आएगा, पी एक्स बोले तो ये वाला ऑर्बिटल जो डंबल शेप है ये एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, इस पे एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट अगर हम पी वाई देखेंगे तो ये किस पे लाई करेगा, पी वाई वाई एक्सिस पे लाई करेगा पी वाई, दिस इज पी वाई। नेक्स्ट अगर पी जेड देखेंगे तो ये किस पे होगा, ओनली एंड ओनली जेड एक्सिस पे लाई करेगा ये ऑर्बिटल, क्लियर, दिस इज पी एक्स पी वाई पी जेड और पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डी ऑर्बिटल का शेप जो होता है कुछ इस तरह से होता है, डबल डंबल का, हाँ डबल डंबल बोले तो 2 डंबल इसमें आएगा। इसमें कौन कौन सा होता है, डी में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, डी में टोटल ऑर्बिटल 5 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इसमें अलग अलग ऑर्बिटल, एक होता है डी एक्स वाई, अदर इज डी वाई जेड, अदर इज डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसमें सारे का शेप तो डंबल होता है बट डी जेड स्क्वायर सॉरी डबल डंबल होता है, डी जेड स्क्वायर का डबल डंबल नहीं होता है, इसके बीच में ये स्फेरिकल होता है, इधर डंबल लाइक होता है, हाँ। तो डी जेड स्क्वायर का थोड़ा सा शेप अलग होता है बाकियों से, बाकी का कैसा होता है डबल डंबल। तो चलिए देखते हैं डी एक्स वाई, इसमें जो है डबल डंबल मतलब ये वाला प्लेन जो है ये डी और ये वाला मतलब कहीं पे जो पॉइंट होगा तो ये एक्स और वाई प्लेन में होगा, तो इसका डबल डंबल मतलब एक ये डंबल है एक ये कौन से प्लेन में लाई करता है एक्स और वाई में। सिमिलरली दूसरा क्या है, मान के चलो जेड एक्स है तो दिस इज जेड एक्स, ये मान के चलो हमने मान लिया जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऑलवेज यहाँ पे लिखा क्या होता है वाई एक्सिस, लेकिन हमने मान क्या लिया है इसको जेड एक्सिस, तो ये क्या होगा जेड। तो अब हमारा ऑर्बिटल किसमें है, ये जेड में और एक्स में, तो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में लाई कर रहा है हमारा, तो इसको क्या बोलते हैं डी एक्स जेड। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इस वाले को जनरली तो यहाँ पे लिखा होता है एक्स एक्सिस, लेकिन हमने यहाँ पे मान लिया क्या एक्स वाई एक्सिस, और इसको क्या माना है हमने जेड एक्सिस, तो हमारा ऑर्बिटल कहाँ लाई कर रहा है वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, हाँ तो इसलिए ये कौन सा ऑर्बिटल होगा डी वाई जेड। नेक्स्ट देखेंगे हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब एक जो इसका लॉब होगा वो किस में लाई करेगा एक्स एक्सिस पे एंड अदर लॉब जो होगा वो किस पे लाई करेगा वाई एक्सिस पे, तो दिस इज शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज डी एक्स वाई एंड दिस इज डी एक्स जेड, दिस इज डी वाई जेड एंड दिस इज द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, हाँ। तो नेक्स्ट जो है अगर हम देखेंगे तो क्या, ये तो नोड आता है, नोड क्या होता है, व्हाट्स नोड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, उसको हम क्या बोलेंगे नोड बोलेंगे, क्लियर। तो नोड 2 टाइप का होता है, वन इज रेडियल नोड अदर इज एंगुलर नोड। अब रेडियल नोड क्या होगा, मतलब रेडियस पे पाया जाएगा ना उसको क्या बोलते हैं रेडियल नोड। मान के चलो ये 2 ऑर्बिट है, दिस इज 2 ऑर्बिट,
दो ऑर्बिट है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करता है, अपने ऑर्बिट के ऊपर, ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व करता है ना, ये एक दूसरा ऑर्बिट है उस पर रिवॉल्व करेगा, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में ही घूमता है ना, तो उस पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, रेडियल नोड, रेडियल नोड। तो यहाँ पे रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या आएगा, रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियल नोड। अब जो है एंगुलर नोड की बात करते हैं, तो एंगुलर नोड क्या होता है, एक ऑर्बिटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एंगुलर नोड से। फॉर एग्जांपल दिस इज पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे में तो होगा, इस वाले में तो होगा, पर इस वाले एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, एंगुलर नोड, क्या आएगा, एंगुलर नोड। इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से। एस के लिए एंगुलर नोड कितना आ जाएगी, जीरो, बिकॉज एस के लिए एल की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। पी में एंगुलर नोड कितना आ जाएगा, वन, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी होती है, पी के लिए वन होती है ना, इसलिए देखो एंगुलर नोड वन आया ना। सिमिलरली डी के लिए एंगुलर नोड कितना आएगा, टू, अभी दिखाता हूं डी में एंगुलर नोड कितना आता है, टू। फॉर एग्जाम्पल हम डी एक्स वाई बनाते हैं, हाँ, तो इस वाले में रीजन में तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इस वाले रीजन में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, पर ये देखो इस वाले एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। सिमिलरली इस वाले रीजन पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, तो कितना नोड आ गया, वन इधर अदर ये, तो टू प्लेन पे आ गया ना, तो दिस इज टू नोड ऑफ। इसी तरह एफ में कितना आ जाएगा, एंगुलर नोड थ्री, क्लियर। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, नोड ही निकालते हैं, नोड की वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को जो है हम सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में हम प्लेस करेंगे, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अलग अलग जो है रूल आता है, सबसे पहले रूल आता है क्या, हुन्स का, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बताता है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन अ सबसेल बिफोर पेयरिंग ईच ऑर्बिटल मस्ट गेट एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन विद सिमिलर स्पिन। मतलब पेयरिंग होने के पहले, हुन्स रूल क्या बताता है कि पेयरिंग होने के पहले, मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाने से पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगी, उसके पहले पेयरिंग नहीं होगी। और वो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसकी भी नेचर क्या होगा, उसका स्पिन सिमिलर होना चाहिए, अपोजिट स्पिन का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो टू ऑर्बिटल को हमने एक यहाँ पुट किया, एक यहाँ, ये हुन्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, और सिमिलर स्पिन, इसका भी स्पिन क्या है, प्लस हाफ, इसका भी स्पिन क्या है, प्लस हाफ, तो दिस ऑर्बिटल, दिस इलेक्ट्रॉन फॉलो द हुन्स रूल। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक में चला गया, हुन्स ने क्या बोला, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे में जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगा, लेकिन यहाँ पे पहले ही पेयरिंग हो रहा है, इसलिए ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट में देखेंगे तो इसमें एक एक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों की स्पिन क्या है, सेम है, इसका भी क्या है, माइनस हाफ, इसका भी क्या है, माइनस हाफ, मतलब ये हुन्स रूल को फॉलो कर रहा है। हाँ, नेक्स्ट अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी इसका क्या है, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका भी वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, इसका भी वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, मतलब ये भी क्या हो रहा है, हुन्स रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है दोनों में, लेकिन दोनों की स्पिन सेम नहीं है, इसका क्या है, प्लस हाफ, इसका क्या है, माइनस हाफ। हुन्स ने क्या बोला कि बिफोर पेयरिंग ऑर्बिटल के विथ सिमिलर स्पिन, मतलब उसका स्पिन सिमिलर होना चाहिए, बट यहाँ पे स्पिन डिफरेंट आ गया ना, मतलब ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है रूल क्या है, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिज क्या बोलता है, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पॉलिज एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम एंड मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, टू, टू से ज्यादा नहीं जा सकता, थ्री फोर नहीं जा सकता। हाँ, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और वो दोनों ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट में इसने ये बोला। नेक्स्ट, each electron have its own identity, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, and have unique set of NLMS will be always be differ from other electron, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोई, ये all set of 4 क्वांटम नंबर में किसी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में यही बोल रहा है कि कम से कम 3 हो सकता है सेम, चौथा ऑलमोस्ट, चौथा परफेक्टली क्या होगा, डिफरेंट होगा, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, यही इस पॉइंट में इसने कहा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन,
which rule of electronic configuration not obeyed the following electronic configuration? इसमें देखो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखो हुड्स ने क्या बोला कि बिफोर पेयरिंग, पेयरिंग होने के पहले सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। यहाँ पे तो पेयरिंग हो गया है, मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा दूसरा आ गया, लेकिन पॉली एक्सक्लूजन को ये फॉलो नहीं करा। पॉली ने क्या बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा एक ऑर्बिटल में उसका स्पिन कैसा होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पे देखो स्पिन सेम हो गया ना, ये वायलेट कर रहा है किसको, पॉलिश रूल को। हाँ, हुड्स को भी ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि हुड्स में देखेंगे तो ये हुड्स ने क्या बोला कि किसी भी ऑर्बिटल में सेम स्पिन से जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा। यहाँ पे अपोजिट स्पिन आ गया ना, तो हुड्स को भी ये वायलेट कर रहा है, हुड्स को भी वायलेट कर रहा है, हुड्स रूल को भी, और पॉलिश एक्सक्लूजन को ये वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्या हो रहा है, पॉलिश एक्सक्लूजन को वायलेट कर रहा है ना, क्योंकि अगर पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग होगा तो उसका स्पिन कैसा होगा, अपोजिट होगा, तो इसको वायलेट कर रहा है ये, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो भी वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट ये भी हमारा पॉलिश एक्सक्लूजन को वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम इसमें एक और 2 और इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी पॉलिश एक्सक्लूजन को वायलेट कर रहा है। क्यों, पॉलिश ने क्या बोला, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पे 3 है ना, ये भी वायलेट कर रहा है, क्लियर, और ये भी वायलेट कर रहा है। तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को वायलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, अबाउ प्रिंसिपल। व्हाट इज अबाउ प्रिंसिपल? अबाउ प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट, मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो अलग अलग ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। तो अबाउ क्या बोलता है, सबसे पहले हम किस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट, पहले उसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। नेक्स्ट, अब एनर्जी किसकी कम होगी, तो नेक्स्ट पॉइंट में उसने क्या बोला, एनर्जी इज कंपेयर्ड बाय n+l रूल। एनर्जी को हम कैसे कंपेयर करते हैं, n+l रूल से। n+l रूल से कैसे एनर्जी कंपेयर करेंगे, तो ऑर्बिटल हैविंग लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसका लोअर एनर्जी होगा, जिसका n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर, n क्या है यहाँ पे, n इज सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर वही 1 2 3। एल क्या है, एल की वैल्यू, एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर, नाउ इफ 2 ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर 2 ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू सेम आ गई, उस केस में हम क्या करेंगे, अगर n+l की वैल्यू सेम है तो लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर विल बी एनर्जी, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, अगर सेम वैल्यू ऑफ n+l आ गया। अब क्वेश्चन आता है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अगर इन सबको हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में करना है तो कैसे करेंगे, देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है क्या, 2s 1s एंड 2p, यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, n+l लगाना पड़ेगा। तो 2s के लिए n+l लगाएंगे तो n की वैल्यू कितनी होती है, जो आगे में लिखी होती है ना वही n की वैल्यू होती है। तो 2 इसका देखेंगे तो यहाँ पे n+l लगाएंगे तो 2+s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। नेक्स्ट 1s के लिए देखेंगे n की वैल्यू कितनी है, 1, एंड l की वैल्यू s के लिए 0। नेक्स्ट देखेंगे p के लिए, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, आगे में जो रहती है वही n की वैल्यू 2 प्लस l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है, 1। नाउ देखेंगे n+l यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया 3। तो सबसे ज्यादा n+l की वैल्यू कितनी आ गई, 2p के लिए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2p। उसके बाद किसकी आ रही है, 2s के लिए 2 आ रही है ना, उसके बाद कौन आएगा 2s, उसके बाद क्या आएगा 1s, मतलब ये क्या आएगा, एनर्जी का ऑर्डर। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे पहले किस में करेंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी, पहले 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में। हाँ, पहले 2p में नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसका एनर्जी का कंपेयर करेंगे तो चलो n+l रूल लगा करके हम इसकी एनर्जी निकालते हैं। तो n इसके लिए कितनी है, 3, n की वैल्यू इज 3, प्लस d के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी, l की वैल्यू अभी पढ़े हम एजीमुथल क्वांटम नंबर में, l की वैल्यू d के लिए कितनी आती है, 2। नेक्स्ट देखेंगे 4s में, तो ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू 5। 4s में देखेंगे n की वैल्यू 4 प्लस s की वैल्यू 0, कितना आ गया ये 4। नेक्स्ट 4p में अगर हम देखेंगे, 4p में हम देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 4, एंड l की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1, p में l की वैल्यू 1 होती है, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। अब देखो सबसे कम तो 4s की आ गई, एनर्जी 4 आ गई। अब इसकी 3d और 4p की वैल्यू सेम आ गई, 5 5 आ गया ना। तो मैंने इसमें क्या बोला, अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल,
इफ टू ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर दो ऑर्बिटल के n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, देन लोअर द वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू कम होगी ना उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसकी कम आ रही है, 3d की, तो इसकी एनर्जी कम होगी किससे, 4p से। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4p ग्रेटर देन 3d ग्रेटर देन 4s। क्लियर। नेक्स्ट, तो चलो इस तरह से जो है हम क्या निकालेंगे, एनर्जी का ऑर्डर। हाँ, नेक्स्ट वो तो हमारा n प्लस एल रूल है। सिंपली हम कैसे करेंगे, देखो हम इसको जो है पहले लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है 1s, एक ऑर्बिटल होता है ना, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है उतना ही सबसेल होता है। हाँ, ये पहले पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1s एक ऑर्बिटल होगा, एक सबसेल होगा, दूसरा में 2s 2p होगा, तीसरे में 3s 3p होगा, चौथे में 4s 4p 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो 5s 5p 5d 5f, उसी तरह 6s 6p 6d 6f। तो इसको हम कैसे एनर्जी लेवल लगाएंगे, तो ये डायगोनली इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे। डायगोनली पहले कौन कट हो रहा है, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 2p के बाद किसकी आएगी 3s। ये एनर्जी का ऑर्डर आएगा, सबसे कम एनर्जी किसकी आएगी 1s की, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p की, उसके बाद 3s की, उसके बाद 3p की, उसके बाद 4s की, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 4f। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन 3d से पहले 4s में जाएगा, 3d मतलब थर्ड सेल में है, थर्ड सेल से पहले किसमें, फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कम है। n प्लस एल रूल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 0 4 आ जाएगा ना। यहाँ पे n प्लस एल रूल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है 2, 3 प्लस 2 कितनी आ जाएगी 5। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले पुट करते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम का तुमको बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कैसे करना है। सोडियम, सोडियम में कितना होता है 11 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल है ना, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 11। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन को तुमको पुट करना है इन सब डिफरेंट सबसेल में, तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2, टोटल इलेक्ट्रॉन अभी कितने हो गए 2 2 4 हो गए ना, 2p6 10 हो गए। उसके बाद 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 3s में, 3s में कितना जाएगा 1, बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 11, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 6 10 और 1 11 हो गया। सिमिलरली अगर हम फास्फोरस में देखेंगे तो फास्फोरस का कितना होता है, फास्फोरस 15 होता है ना, तो 15 को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो 1s2 2s2 2s2 के बाद 2p6 2p6 के बाद 3s2, उसके बाद 3p। देखो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 10 12, यहाँ पे कितने आ गए 3, तो 2p3 आ जाएगा। क्लियर फास्फोरस का। सिमिलरली अगर सल्फर का देखेंगे, सल्फर का कितना होता है 16 का देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। अगर नेक्स्ट देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर बड़ा बड़ा दे दिया, फॉर एग्जांपल तुमको दे दिया स्कैंडियम का करने, स्कैंडियम कितना होता है 21 तो इसका कैसे करेंगे, देखो स्कैंडियम का करना है या फिर मैग्नीज का दे रखा है, कॉपर एक एक्सेप्शन आता है और क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन आता है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमको किसका करना है स्कैंडियम का, स्कैंडियम 21 होता है ना, तो एक तो सिंपल तरीका है कैसे करने का, 1s2 2s2 टोटल 21 इलेक्ट्रॉन पुट करना है, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, दिस इज 21 इलेक्ट्रॉन। नाउ सिंपली हम इसको कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो हम जो है नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कितना नोबेल गैस है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन एंड रेडन, दीज आर नोबेल गैस। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, नियॉन का कितना होता है 10, आर्गन का कितना होता है 18 और इसका कितना होता है 36, इसका 54 और इसका 86। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको पता करने के लिए, क्योंकि लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही उसकी सारी प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। तो चलिए हम इसको सिंपली कैसे करते हैं कि जो भी हमारा एटॉमिक नंबर दे रखा है ना उसके जस्ट पहले वाला नोबेल गैस देखेंगे। जस्ट पहले वाला नोबेल गैस कौन सा 18, तो इसको सिंपली कैसे करेंगे, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन, आर्गन में कितने बंद हो गए 18 मतलब 3 सेल बंद हो गया, 3 सेल मतलब यहाँ तक जो है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरह से लिख देते हैं। तो उसके बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 4s2 3d1, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। सिमिलरली अगर हम मैग्नीज का करेंगे तो मैग्नीज का कितना होता है Mn 25 होता है ना, यहाँ पे आर्गन को हम बंद कर देंगे, कितना हो जाएगा 18, इसमें बंद हो जाएगा, बचा कितना 4s2
3d5, 18 2 20 और 5 25 हो गया ना। अब क्रोमियम और कॉपर क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। हाँ, क्रोमियम और कॉपर में थोड़ा एक्सेप्शन आता है। देखो हम कैसे करते हैं क्रोमियम का। फॉर एग्जांपल क्रोमियम कितना आता है 24। इसका होना कैसे था, आर्गन आर्गन 4s2 3d4 इतना होना था, क्योंकि इसका 24 होता ना, 18 यहाँ 2 यहाँ, तो 20 और 4 24। बट ये गलत होता है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, आर्गन 4s1 3d5। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे डी में देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 2 3 4, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, यही होता ना। अगर डी में 5 चला गया तो सारे के सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे, सारे सारे ऑर्बिटल। डी में मतलब 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मान के चलो 4s है। पहले ये हुआ था, फिर एक इलेक्ट्रॉन अगर उठ करके यहाँ से यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये भी सारे के सारे हाफ फील्ड हो जाएंगे ना, मतलब ये मोस्ट स्टेबल। तो क्रोमियम जो है 4s1 3d5 में होता है ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली कॉपर का करोगे तो 4s2 3d9 होना था, लेकिन ये नहीं होता है। क्या होता है 4s1 3d10 बिकॉज ऑफ कॉपर के केस में, बिकॉज ऑफ फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस ऑल अबाउट दिस टॉपिक, इतना ही था। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें से कोई भी क्वेश्चन तुम जो है नीट जेईई के कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब इसमें अगर कोई भी डाउट आए पूरे चैप्टर में तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ट्राई करेंगे कमेंट्स में ही बताने की, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे 30 इयर्स के नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, उसके बाद हो सकता है मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं इस टॉपिक के। हाँ, तो अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ सकते, उसको ट्राई करेंगे कमेंट्स में ही बताने का, और कमेंट्स में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में जो है अगर लंबा हुआ तो मैं बता दूंगा। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।